welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरें आप तक लाएंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। आइए शुरू करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks logged modest gains amid positive global cues. The Sensex closes at 52,925, Nifty ends at 15,860, and crude oil prices fall but remain on track for a fifth consecutive weekly gain. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक सामान्य बढ़त में रहे। सेंसेक्स 52,925 पर और निफ्टी 15,860 पर हुए बंद। और कच्चे तेल के मूल्यों में आई गिरावट, लेकिन अभी भी लगातार पांचवें हफ्ते साप्ताहिक मजबूती की तरफ बढ़ते नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज सामान्य बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक 0.4% से अधिक की बढ़त में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.43% की वृद्धि से 226 अंक बढ़कर 52,925 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.44% की तेजी से 70 अंक बढ़कर 15,860 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। मिड कैप सूचकांक 1.03% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today closed with modest gains. Both equity indices rose more than 0.4% amid positive cues from the global markets. Sensex at the BSE gained 226 points, 0.43% to close at 52,925. Nifty at the National Stock Exchange also added 70 points, 0.44%. to end at 15,860. The broader market at the BSE also climbed. The mid-cap index ended 1.03% up and the small-cap index rose 0.4%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 fell. Tata Steel was the top gainer as it surged 4.7%. Axis Bank climbed 3%. SBI gained 2.8% and ICICI rose 2.3%. In the list of companies which fell, Reliance plunged 2.3%, NTPC declined 1.7%, and Hindustan Unilever fell 1.6%. In sectoral indices, shares of 13 out of 19 sectors climbed. The metal sector rose 2.8%, BankX gained 1.5%, and basic materials added 1.3%. Among the list of sectors which fell, energy sector stocks stumbled 1.8%, and oil and gas fell 1%. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 1,789 companies gained, while 1,418 fell. Shares of 138 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 2 पैसे की मामूली गिरावट से 74 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर में कमजोरी के चलते रुपए में गिरावट एक छोटे दायरे में सीमित रही। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक 0.05% की गिरावट से 91.77 पर था। पुनीत, आज हमने बाजार में सामान्य तेजी देखी है 200 अंकों से अधिक की। अगर हम पूरे सप्ताह पर नजर डालें तो लगभग 580 अंक का बढ़ा है सेंसेक्स और ट्यूसडे को 53,000 के लेवल को क्रॉस किया। क्या लगता है आपको, बाजार में जो एक तेजी का माहौल है उसके पीछे क्या कारण है और कितनी स्थायी है ये तेजी? सुन, देखिए आज का बाजार यदि हम देखें और यदि पूरे सप्ताह पर जैसे आपने कहा कि अगर नजर डालें तो बाजार ने अपनी मजबूती बनाए रखी। हालांकि ज्यादातर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे या बड़े कॉशियस हैं अभी इन बाजारों में इस लेवल्स पर। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक स्टेडी बाई है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जो एक पॉजिटिविटी का जो एक सेंटिमेंट है वो अभी बाजारों में बरकरार है और जो एक लेटेस्ट जो कोविड के नंबर्स भी आ रहे हैं उससे भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो है और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव बिल्कुल पिकअप कर रही है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर्स का भी मजबूती से बना हुआ है और उसके चलते हम मार्केट्स को हम ऊपर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। आई होप कि मार्केट्स यहाँ पर कंसोलिडेट करें और फिर यहाँ से वो मार्केट्स एक नया दिशा ले सकती है।
Puneet, Fridays usually when markets go up, you spoke about the weekly gain as well. Do you expect Monday the prices to correct again because of the calendar effect? And more importantly, in the background, is it because of the discount rate by the Fed remaining unchanged? That's the reason why you are seeing that kind of buying into the share market by FPIs, where they are not so leveraged and the rate of interest at which they borrow is very low. We saw a lot of ups and downs in the market. There's a lot of volatility because the US Fed had indicated that they will start tightening money supply sometime towards the end of the year. And they will probably raise rates in 2023. However, there have been various voices from Fed suggesting that tightening will be there even earlier than that. And we saw US markets fall sharply because of that. But I think overall, if you look at the message from पुनीत जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. अगर आप प्लीज थोड़ा सा अपना जो आपका सेट बॉक्स है उसके पास आ जाए तो. जी. यूएस फेड का जो नैरेटिव है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट मार्केट्स फील कि इजी लिक्विडिटी कंडीशंस शायद अभी रहेंगी, बरकरार रहेंगी मार्केट्स में. तो उसकी वजह से एक मार्केट्स के अंदर एक कामनेस या एक कॉन्फिडेंस है. जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स था इवन इन यूएस बढ़ गया था शुरुआती दौर में, आ गया है. भारत में भी हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लो 3.5 के आसपास है. तो ये सब दर्शाता है कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है मार्केट्स में वो अभी कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा. Puneet, I'm afraid we're not able to hear you clearly, but I think the gist of it is that the volatility is low. There is buying into the market by FPIs quite heavily because the conditions are right, and the discount rate would only be raised and maybe in 2023. I think Sonu wants to ask something. जी पुनीत जी, S&P और मूडीज दोनों ने अभी हाल में जो इंडिया का ग्रोथ रेट है FY22 का करंट फाइनेंशियल ईयर का उसे घटा दिया है. अपने एस्टिमेट्स को करीब 9.5% तक ले आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर काफी चैलेंजेस होंगे. आपको क्या लगता है जून क्वार्टर कितना कहें कि उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, कितना चैलेंजिंग रहेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अब खत्म होने वाला है क्वार्टर और रिजल्ट सीजन जब शुरू होगा. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हाँ, आई होप सोनू यू कैन हियर मी क्लियरली नाउ. जी. तो जो जून क्वार्टर की आप बात कर रहे हैं वो जून क्वार्टर काफी चैलेंजिंग हो सकता है मार्केट्स. जून के अप्रैल के बाद अप्रैल में जून तीनों महीनों में काफी लॉकडाउन का काफी असर रहा है और कंजम्पशन पे काफी असर आया है. हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि काफी ज्यादा कोलैप्स कर जाएगी कंजम्पशन, ऐसा नहीं हुआ. अपने क्षेत्र में कंजम्पशन बरकरार. एफएमसीजी में थोड़ा असर देखा हमने, कंजम्पशन कम हुई है लेकिन वहां पर कोलैप्स नहीं हुई है कंजम्पशन. तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जून के रिजल्ट्स विल बी लोअर देन मार्च रिजल्ट्स, लेकिन डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर पिछले जून से तो काफी बेहतर होंगे ये रिजल्ट्स. कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि मार्केट्स आर रेडी फॉर जून रिजल्ट्स टू बी डिसअपॉइंटिंग. और जो अभी हम देख रहे हैं मार्केट्स के अंदर ट्रेंड, वो इस बात पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं और उसके बावजूद उनको मार्केट्स को लगता है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें काफी ग्रोथ हो सकती है. तो आई थिंक ऑल दीज इश्यूज एंड एस्टिमेट्स आर बिल्ट इनटू द प्राइस राइट नाउ. Puneet, you talking about price rise, inflation. I would like to draw your attention to the metal index, which went up today. You had stocks like Tata Steel and SAIL go up by as much as 4 to 5% in today's trade itself. And it's in the background of the Chinese government actually warning traders against taking speculative positions and actually hoarding the metal commodities. So how is the derivatives market influencing pricing of commodities right now, especially futures market for iron ore and steel, which is having a cascading effect on metal prices and companies which are trading the stock in the secondary market?
So Arjun, metal prices actually have been on a roller coaster globally. Not only in India, they have been going up and down quite wildly across the world. A couple of weeks back, Chinese government decided to kind of pull the rug from under the feet of these metal bulls by announcing that they will start selling from the reserves, the metal reserves that they have. They will start selling commodities from the reserves, and which really brought down the prices. And we also saw, along with that, all the metal stocks also corrected quite a bit, about 10 to 15% depending on various stocks. I think, however, the long-term prospects of metal industry remains very positive. Consumption continues to be very strong. We see that the reopening trade in Europe as well as in USA has been very good. And on top of it, we have a huge rebuilding program coming up in America, where they propose to invest over $3 trillion in rebuilding infrastructure in America. So I think metal bulls believe that despite the short-term downtrend which came in metal stocks, I think next 3, 4, 5 years are going to be quite good for metal companies and steel companies in particular. So we saw the prices, stock prices, they went down and then they consolidated, and now again today was the first day when they actually rebounded by 4-5%. Overall, I would say yes, there will be some volatility in the short term in metal prices and metal stocks, but I think given a 3 to 5 year perspective, I think metal stocks and metal prices are still likely to go higher. पुनीत, लेकिन जो अभी सॉफ्टनिंग आई है कमोडिटी प्राइसेस में, खासकर मेटल्स में, वो हमारे इन्फ्लेशन के लिए, नॉन फूड इन्फ्लेशन के लिए एक अच्छी खबर है। और मॉनसून और जो अनलॉक की वजह से सप्लाई ईजिंग हुई है, आपको लगता है कि फूड कंपोनेंट भी इन्फ्लेशन का, उसमें भी कुछ सॉफ्टनिंग होगी? और जो एक इन्फ्लेशन के फिगर्स आए 6% को क्रॉस कर गया, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई 12% को क्रॉस कर गया, उसमें कुछ आप आगे चलकर राहत के संकेत देखते हैं? सुन, देखिए, जो अभी नंबर्स आए हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आपने मेंशन किया, ये नंबर्स कोई बहुत जेन्युइन नहीं है, क्योंकि इनका कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल के जो हम अप्रैल मई का जो डेटा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। और आप पर हम जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल मई में कंजम्पशन, देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन और कंजम्पशन कोलैप्स कर गई थी और प्राइसेस जो थे वो जेन्युइन नहीं थे। तो वो कंपैरिजन, जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन का, वो ठीक नहीं है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि जो फूड प्राइसेस हैं वहां पर हम देख रहे हैं काफी गिरावट आई है। इनफैक्ट मोस्टली जो फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन है वो काफी वर्ल्ड वाइड काफी नीचे आया है, लेकिन जो फ्यूल प्राइसेस हैं, बिकॉज ओपेक प्लस जो है वो अभी काफी मैनिपुलेट कर रहा है ऑयल प्राइसेस को, तो फ्यूल प्राइसेस वहां पर बढ़ावत हुई है। तो कुल मिलाकर ये मिक्स्ड बैग है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात करें तो देखिए, एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा पॉजिटिव उसमें रहता है, टेरिटरी में बहुत हाई इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी को और कंज्यूमर्स को बहुत हर्ट करता है, लेकिन एक फेयर इन्फ्लेशन, मैं समझता हूँ 5%, 6% भारत जैसी इकोनॉमी में यदि वो इन्फ्लेशन रहता है तो उसका एक सकारात्मक असर पड़ता है पूरी इकोनॉमी पे, बिकॉज ग्रोथ का वो को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, जो ये 4 से 6% का जो एक बैंड है आरबीआई का, यदि इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में टारगेट पे इसमें रहता है, इस बैंड में रहता है, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन खास मुझे यही लगता है कि जो फ्यूल प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ रहा है, और वो भारत की वजह से नहीं है, वो बाहर से जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो एक प्रेशर हमारी इकोनॉमी में डाल रहा है, आई होप दैट वेयर्स ऑफ। अगर वो चलता रहेगा तो डेफिनेटली एक परेशानी और का एक पॉइंट रहेगा वो इकोनॉमी के लिए। Puneet, an important factor which will affect corporate profits in the coming quarter, obviously, is the input prices. So, is the consumer price index as relevant as, say, a producer price index, the rate at which companies and government procure from other entities, the price at which they buy the commodities? That has gone up quite a bit, even though it's been correcting of late. But clearly, that would have an impact on the coming quarter's profitability. You are right. So, when we look at the input cost pressures for manufacturers, we look at the WPI. So, wholesale price index, which Sonu just mentioned, was 12%. Although that is not a realistic number, but even if we take it as a reference point, it shows that manufacturers are facing a lot of price pressures, and it is reflecting in the fact that they are increasing the product prices. So we know that car prices are likely to go higher, automobile prices, even FMCG products, all the prices are inching higher. Manufacturers are increasing those prices.
that will hurt consumption in the long term. See, if you raise prices beyond a point, naturally the buyer's capacity to buy those products goes down. So there has to be a trade-off between hiking prices and between taking cost pressures. So yes, these are challenges. We don't have a fix for it. And there are a lot of factors which determine how commodity prices, how input prices behave. So one hopes that that issue will be crossed sometime next year. I think for the time being, the central banks, the Reserve Bank of India, the US Federal Reserve, they are more focused on growth. They want to restore growth first, and then they will tackle inflation issue or input price issues probably early next year. So पुनीत, आप कह रहे हैं कि ग्रोथ पर ही ज्यादा जोर रहेगा सेंट्रल बैंक्स का, तो इजी लिक्विडिटी कंडीशंस ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बनी रहेंगी, और आगे इन इजी लिक्विडिटी कंडीशंस में जो बाजार को एक सपोर्ट मिलता है, उस पूरी स्थिति को देखते हुए एक एवरेज जो इन्वेस्टर है उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी? तो सोनू, देखिए, ये बहुत ही क्योंकि ये फोरकास्टिंग का एक सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल है कि ये देखना आगे कि 6 महीने बाद क्या होगा और क्या स्थितियां होंगी। और पर्टिकुलरली आज का जो माहौल है इकोनॉमी का, या आज का जो माहौल है पूरी ओवरऑल सिचुएशन का, वो बड़ा मुश्किल है उसमें फोरकास्ट करना कि 6 महीने बाद क्या होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्व जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले वो ग्रोथ को रिस्टोर करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके। जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको उनके लिए सहायता हो। और जब वो ग्रोथ रिस्टोर हो जाएगी, उसके बाद वो इन्फ्लेशन को टैकल करना चाहेंगे। तो प्रायोरिटाइज किया है बैंक्स ने कि वो पहले ग्रोथ को रिस्टोर करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दैट इज अ मोर प्रेसिंग प्रॉब्लम आई थिंक राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि पहले ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। अभी इन्फ्लेशन को उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, और 6 महीने अभी इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है तो उसको ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन आने वाले समय में थोड़ा कम हो जाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नॉट इजी टू फोरकास्ट। पर मैं ये कहूंगा कि फिलहाल जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ग्रोथ पर टारगेट करेंगे और हम इन्फ्लेशन को बाद में उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो इन्वेस्टर्स का क्या एक ब्रॉडली उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? नॉर्मली ये देखा गया है कि जो पॉजिटिव इन्फ्लेशन फेज होता है, अर्ली फेज होता है इन्फ्लेशन का, उसमें स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है इस दौरान और लिक्विडिटी बढ़ती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हम अभी उस इनिशियल फेज में हैं। यदि ये इन्फ्लेशन आगे बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को भी हर्ट करता है और ग्रोथ को भी हर्ट करता है। तो अभी जो फेज है, मुझे लगता है अगला 6 महीने जो है वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स कैन बी देयर, कैन बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि अब इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है और वहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और अपना नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। So the challenge is whether you stay long or short. Specifically to the stock market, once again, PSU Bank industry, there seems to be uncertainty. It goes up, it comes down because there's profit booking. What is the current position of the government? There seems to be further consolidation of PSU companies. When is the privatization likely to start? So government has said that it wants to start privatization almost immediately. So we know that IDBI Bank is already on the block. Another 2 banks, PSU banks, will be put up for privatization. That may take some time, but I think the direction of the reforms is quite clear. Government wants to strengthen the financial services sector, and in that direction they want to privatize a few banks. The good news is that the PSU banks, which had been facing a lot of pressure on corporate loan books, they had been facing pressure on profitability. I think most of those worries are now behind us. In fact, that is why if you look at this week, PSU Bank's index was the best performing index. It went up by about 5% during this week. And I think markets are beginning to realize that PSU banks are value plays right now at these prices. And therefore, my own belief is that going forward, we will see better bottom lines, better profits from PSU banks. And therefore, we should see good, handsome gains from this sector. पुनीत, आप भी कहते रहे हैं और बाकी कई एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन करना चाहिए, चर्निंग करना चाहिए ऐसे बाजार में। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं कि अभी कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें शायद बिकवाली करनी चाहिए और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें शेयर्स लेने चाहिए?
तो सुनो, अगर हम लास्ट ईयर को देखें तो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा गेन्स आए थे जो डिफेंसिव सेक्टर थे, जैसे एफएमसीजी था, या हमने फार्मास्यूटिकल्स में बहुत गेन्स देखे थे। आईटी सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है, वहां पर हमने गेन्स देखे। मेटल्स में अभी रिसेंट हमने 2-3 महीनों में, पिछले 5-6 महीनों में गेन्स देखे। तो जहां भी हमें लगता है कि मार्केट्स ने बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से या ओवर एक्सपेक्टेशन से स्टॉक प्राइस को बढ़ाया है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो यदि आप देखें तो कुछ हद तक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के शेयर्स जो बहुत बढ़ गए थे मार्च क्वार्टर तक, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फार्मास्यूटिकल्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं कहूंगा कुछ हद तक मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग रही है। तो वहां पर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कुछ अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए। और जो वैल्यू प्लेज हैं, जैसे हमने डिस्कशन करा, पीएसयू बैंक्स का ले लीजिए आप, या आप दूसरे जो क्षेत्र हैं, रियलिटी सेक्टर अभी भी बहुत मुझे लगता है वहां पर अंडर वैल्यूड है, वहां पर ग्रोथ हम देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वहां पर हम बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहां भी अच्छी वैल्यूएशन हैं, अच्छी डिविडेंड पे आउट्स हैं, अभी भी बहुत कंपनीज है जहां डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छे हैं, तो इन्वेस्टर्स को वहां पर पैसा लगाना चाहिए। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अन्य एशियाई बाजारों में भी आज बढ़त का रुख था। सेनेट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा मूलभूत ढांचे से जुड़े एक समझौते को पूर्ण समर्थन देने के बाद कल रात वॉल स्ट्रीट में तेजी आ गई और नैस्डैक और S&P 500 सूचकांक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचने से एशियाई बाजारों में भी तेजी आ गई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% के उछाल पर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.7% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% की बढ़त में रहे। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था और सीमित दायरे में कारोबार चल रहा था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% की बढ़त पर था और फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.1% की गिरावट थी। Nasdaq and S&P 500 indices closed at record highs yesterday, with the Dow also jumping almost 1% after U.S. President Joe Biden embraced a Senate infrastructure deal. With massive fiscal stimulus helped the U.S. economy grow at a 6.4% annualized rate in the first quarter. Investors have been banking on an infrastructure agreement that could steer the next leg of the recovery for the world's largest economy and fuel more stock gains. The Dow Jones Industrial Average surged 1%, Nasdaq Composite Index climbed 0.7%, and the S&P 500 gained 0.6%. Puneet, do tell us about the fiscal position of the United States. This infrastructure deal is clearly a $1 trillion deal. Where does China come into play, especially because the funding for this is on the basis of the G-SECs, the government securities that they sell, and China is one of the largest buyers of these G-SECs. So what kind of leverage do they have? Their importance in the U.S. economy despite the disagreement between the two countries over trade starting from the previous presidency? So first, about this infrastructure deal that U.S. has, it is almost like the New Deal, because the U.S. government is hoping to increase economic growth in U.S., within the U.S., by spending hugely on this, rebuilding their roads, their infrastructure, their real estate. And I think it's a very good project, because, and they plan to spend over $3 trillion in the U.S. economy over the next 5-7 years. And I think this will drive not only employment in the USA, it will drive a lot of consumption of commodities, of automobiles, of almost all goods and services which form core part of the economy. So I think it's a very good plan. The US government plans to finance a little bit of this from increased revenues they want, because they're raising corporate taxes and they're raising income taxes in the USA. I would say quite to some reasonable levels. And also they plan to raise debt. Of course, US has a unique capability to raise debt because they have a convertible currency, and then they can always print more dollars and spend those dollars. And also they can issue the government securities, the G-SECs that you mentioned, which are then bought by all other countries as a reserve currency. So clearly, US has enough leverage to raise these $3 to $4 trillion over the next 5-7 years. I don't think they are constrained in doing that either by any country. I mean, China is one of the biggest buyers. But US is not dependent on China for sustaining their borrowing program. So my own sense is that US has more than enough capability to spend this money. And I think it will drive not only US economy, it will drive a lot of economies around the world.
because they will be importing goods and services. And I think overall very positive for the US economy and also for global economy. और इसी संदर्भ में आपको लगता है ब्रीफली कि भारत में जो इंफ्रा स्पेंडिंग का एक बजट में पुश है उसको फ्रंट लोड करने की जरूरत है, तो भारत में भी डोमेस्टिकली वही हमें फायदे उत्पन्न होंगे? देखिए, भारत में हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करते रहे हैं, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें हम देख रहे हैं, लेकिन भारत के पास वो फायर पावर नहीं है, फाइनेंशियल फायर पावर नहीं है जितनी यूएस के पास है। तो हम वो सत्ता से अपनी कैपेबिलिटी से हम कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट करती ही रही है, पर उतना हम फ्रंट लोड नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल रूम नहीं है because of the deficit and we don't have reserve currency. हम नहीं चाहते कि हम नहीं ये छाप करके उसको खर्च कर सके, तो ये बात के लिए constraint है, but I think given the constraint we have been doing very well over the last 2-3 years. Let's have a look at the oil market. Oil prices today fell but remain on track for a fifth consecutive weekly gain on expectations that demand growth will outstrip supply and OPEC plus producers will be cautious in returning more supply to the market from August. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $75.50 per barrel, while WTI crude prices were around $73.10 per barrel. Puneet, the key question is, are these prices going to remain range-bound? They haven't. They've exceeded $70. Now you have a study showing that it could exceed $110 per barrel in the future. So is there any hope that despite the derivatives trading in the commodities market, you spoke about backwardation last week, do you expect prices to come down, or you expect speculative positions along with curtail in supply actually raise the spot market up? So again, predicting oil prices is the most difficult task, I think, in this world. Last year in the month of April, oil was negative $40. We know this, I mean, it was unbelievable, but oil prices went to negative territory. Nobody at that time could have anticipated that oil within one year will actually rise to $75. So I think it's a lot of manipulated geopolitical commodity. So it's difficult to predict where it will go. However, the fundamentals of the oil are not very strong. So they may manipulate the price in the shorter term. They may go to whatever levels. Term, OPEC will do more to themselves by pushing prices higher. There's also 20% oil supply affected because it goes through the Straits of Hormuz, and Iran is a major factor in restricting supply there. Do you see geopolitics improve? Absolutely. And factors, like I said earlier, it's a very detailed, very complex subject. But again, I would say overall, the supply of oil is much more potential supply than demand. If prices go higher, demand will go. I'm sure that sooner than later, oil producers will understand it is in their floor. जी, अब रुक करते हैं कीमती धातुओं का। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्य में वृद्धि के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 170 रुपए बढ़कर 47,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 530 रुपए के उछाल से 68,260 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,782 70 सेंट प्रति आउंस पर था। चांदी भी तेजी के साथ $26 30 सेंट प्रति आउंस पर थी। जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, आपको लगता है कि सोने के मूल्यों में भी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सोने में बहुत गिरावट नहीं है। देखा कि एक शार्प फॉल आया था। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली सोने की डिमांड फिर से बढ़नी शुरू होगी। मेरा अपना अंदाजा यह है कि आने वाले शायद कुछ महीनों में या शायद एक वर्ष तक हम सोने की कीमतों में फर्क ना देखें, पर इट कुड हेड हायर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log modest gains amid positive global cues. Sensex closes at 52,925. Nifty ends at 15,860. And crude oil prices fall but remain on track for a fifth consecutive weekly gain. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.